नमस्कार। हाल ही में ताइवान को लेके एक विवाद छिड़ा हुआ है। ताइवान के आसपास वाले हिस्से में यूएस के कुछ एयरक्राफ्ट घूम रहे हैं और कल खबर ये आई कि चाइना ने भी ताइवान के 6 तरफ अपने वॉरशिप जो है वो खड़े कर दिए हैं और युद्ध की स्थितियां बन गई है। हालांकि वहां से यूएस वापस पीछे चला गया है। तो पूरा मामला है क्या, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ अगले 20 मिनट तक बने रहेंगे तो मैं आपको ये पूरा मामला तो समझाने वाला हूं ही, साथ ही साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि ताइवान और चाइना के बीच में ये प्रॉब्लम क्या है, कि कैसे चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है और ताइवान कह रहा है कि हम तो स्वतंत्र हैं। अमेरिका उधर कहता है कि हम ताइवान को छीनने नहीं देंगे चाइना को। तो ये पूरा माजरा क्या है, और अगर युद्ध होता है ताइवान और चीन में तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और भारत का अब तक क्या स्टैंड रहा है इसके ऊपर, आगे हमारा क्या स्टैंड हो सकता है, सारी चीजें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, मंगलवार को यानी 2 अगस्त को अमेरिका जो है वहां की संसद का निचला सदन है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा निचला सदन है, वैसे ही वहां निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसकी स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी जी, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली, ये ताइवान पहुंची। और ताइवान पहुंचने के साथ ही चाइना इससे गुस्सा हो गया कि आप हमारे अंदरूनी मामले में दखल क्यों दे रहे हो। हालांकि इनको ताइवान पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था। अमेरिका ने अपने 24 एडवांस एयरक्राफ्ट जो थे, जिनमें F-35 है, F-16 है, ये लगा रखे थे और इनको कवर देते हुए ताइवान पहुंचाया। अभी ये कल जो है ताइवान से निकल के कोरिया पहुंच चुकी है। ठीक है, अब ताइवान इनकी विजिट के ऊपर खुश हुआ है। ताइवान बोल रहा था कि भाई देखो, इन्होंने ऐसे कुछ बोर्ड दिखा रहे थे कि रिपब्लिक ऑफ ताइवान वेलकम्स यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। तो ताइवान यहां खुश है, ताइवान को सपोर्ट मिल रहा है यूएस की तरफ से। ये तो पूरी कहानी हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बार मैप के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल एक स्टोरी की फॉर्म में बता दूंगा और आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए, ये जो चाइना दिखाई दे रहा है आपको रेड में, ये है आज का चाइना जिसे आप कहते हो। और इस चाइना को आगे मैं लेक्चर में कहूंगा मुख्य भूमि, यानी मेन लैंड चाइना। ठीक है, ये चाइना का मेन लैंड है। और यहां पास में आपको छोटा सा ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला है ताइवान। ठीक है, ऊपर देखेंगे यहां नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया वाला हिस्सा आ गया। और यहां से नैन्सी पेलोसी जी साउथ कोरिया ही गई हैं कल। ओके, इधर आपको जापान दिखाई दे रहा है। ये आई होप आपको मैप में क्लियर हो रहा होगा। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चीन जो है, चीन के ईस्टर्न साइड में, मतलब पूर्वी दिशा में आपको ताइवान दिखाई देगा, दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, ये मैप में थोड़ा सा क्लियर करना है। और एक चीज आप देखोगे कि चाइना जो है वो खुद को पीआरसी भी बोलता है। ठीक है, ये सब बातें कब की है, 1949 के बाद में चाइना और ताइवान दो अलग हिस्से बन गए थे। एक खुद को पीआरसी बोलता है, एक खुद को आरओसी बोलता है। आरओसी का मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी हमने पीछे यही देखा, देखो, रिपब्लिक ऑफ ताइवान, एक्चुअली ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है। ठीक है, देखिए, तो ये बोलता है खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों ही खुद को चाइना बोलते हैं। ये बताते हैं कि हम ओरिजिनल वाले हैं, हम पुरानी पार्टी हैं चाइना की। ये कहते हैं कि नहीं, हम ओरिजिनल वाले हैं क्योंकि ज्यादा चाइना के लोग हमारे साथ थे, हालांकि बाद में आए ये। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब हम चलेंगे इनके इतिहास की तरफ। तो इतिहास में जाना है तो अपने को जरूरत पड़ेगी एक व्हाइट बोर्ड की। ठीक है, मैं आपको डिटेल के अंदर सारी चीजें समझा देने वाला हूं, आप बस अगले 15 मिनट मेरे साथ रहिए। देखिए, शुरू करते हैं अपन। देखो, चाइना जो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई देगा। आप जब इंडस वैली में भी अगर देखते हो, उस टाइम पे जब हमारे यहां सिंधु घाटी सभ्यता थी, चाइना के अंदर एक सभ्यता थी जिसे हम चीनी सभ्यता कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे थी? एक नदी है हुआंग हो, जिसे आप पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी के आसपास में एक सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन हमें इतना पीछे तो जाना नहीं है, हम तो आज के ताइवान की बात कर रहे हैं। ज्यादा पीछे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कब तक इतना देखेंगे, है ना? पता चलेगा कि मैं सिर्फ चाइना की हिस्ट्री पे ही बात करते चल रहा हूं, जो कि हमारे कोई काम की भी नहीं है।
तो हम सीधा मेन इवेंट पे चलते हैं। तो मेन इवेंट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद का जो मेन इवेंट है वो है कि लगभग 600 ईस्वी से लेके 900 ईस्वी तक, ईस्वी का मतलब होता है एडी, जीसस के बाद का टाइम। ओके, इस टाइम पे लोग जो है, मुख्य भूमि चाइना जो था, मेनलैंड चाइना जो है, वहां से लोग गए ताइवान। पहली बार जो है चाइनीज लोग ताइवान पहुंचे थे, लगभग आज से 1000 से 1500 साल पहले। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। ये बाद में हम देखेंगे कि भाई लगभग 1624 से लेके 1661 तक चाइना के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे डच लोग। डच जो है ये चाइना पे कंट्रोल कर लेंगे। डच का मतलब कौन है, ये है नीदरलैंड वाले। आज के यूरोप में आपको जो नीदरलैंड दिखाई देता है ना, ये लोग जो है इनको ही डच कह रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो इनका अधिकार था, ये अभी चीजें चल रही थी इस टाइम के 1624 से लेके 1661 तक। बाद में चाइना में पैरेलल में साथ साथ राजतंत्र भी चल रहा है, राजा का शासन भी है। और एक जो सबसे मुख्य घटना होगी जिसके बाद से आप यूं कह सकते हो कि आगे चल के ताइवान जन्म लेगा, अलग से सेपरेट स्टेट बनेगा, वो मेन घटना है हमारी 1895। 1895 में क्या हुआ, जापान और चीन के बीच में युद्ध हुआ। एक्चुअली युद्ध क्या हुआ, जापान ने अटैक कर दिया चीन के ऊपर। उस समय चीन इतना ताकतवर नहीं हुआ करता था। एक समय था जब चीन के अंदर कोई सैनिक बनता था तो उसे बुरा समझा जाता था, शर्म का काम समझा जाता था। और आज चाइना इतना पावरफुल हो गया है कि उसको रोकने के लिए अमेरिका 4-5 देशों को लेता है अपने साथ में। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे क्वाड है, क्वाड में आपको पता होगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, 4 देशों का ग्रुप था। अभी हाल ही में एक और ग्रुप बना है जिसे हम I2U2 बोलते हैं। तो एशिया का बीमार राज्य और एक ऐसी जगह जहां सैनिक बनना शर्म का काम था, वो आज ऐसी स्थिति में है कि दुनिया के पावरफुल देशों को उसको रोकने के लिए आगे आना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं भाई। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या होगा, जापान इनके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद में ताइवान वाला जो हिस्सा है ये जापान के कंट्रोल में आ जाएगा। जापान पूरे पेनिनसुला पे कंट्रोल कर लेगा। एक्चुअली पेनिनसुला कौन सा, जो कोरियाई प्रायद्वीप है, मैप में देखिए, कोरियाई प्रायद्वीप का मतलब हुआ, जापान आपको यहां दिखाई दे ही रहा है, ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस कोरियाई प्रायद्वीप पे तो कब्जा करेगा ही करेगा और बोलेगा भाई देखो ये जो छोटे मोटे द्वीप है ना, ये सारे हमारे हैं, तो ताइवान जो है हमें दे दो। और चाइना को मजबूरी में इनको सौंपना पड़ेगा क्योंकि चीन ताकतवर नहीं था। यहां से चीजें अगेंस्ट जाने लगी, विपरीत जाने लगी, किसके, जापान के राजतंत्र के। ठीक है, और आगे चल के एक विद्रोह होगा, एक क्रांति आएगी। क्रांति होगी 1911 में और चीन में राजतंत्र की समाप्ति हो जाएगी। चीन में राजतंत्र जो है वो समाप्त। ठीक है, यहां तक तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अब आपको पता है जैसे हमारे यहां से ब्रिटिश गए थे, अंग्रेज जब गए तो सत्ता सौंप के गए किसी को, तो जब राजा जाएगा तो कोई तो आएगा ना पावर में। तो उस समय एक पार्टी बहुत फेमस हुई और पार्टी का नाम था KMT। चाइना में ऐसा ही नाम अजीब सा, इसको कहेंगे कुओमिंटांग। मैं लिख देता हूं यहां पे, कुओमिंटांग, ये नाम है भाई इसका, कुओमिंटांग। ये पार्टी सत्ता में आती है और इस पार्टी की जो स्थापना करेंगे उनका नाम था सन यात सेन। ठीक है, सन यात सेन, इनका नाम आपने सुना होगा। इनके बारे में पूछा भी जाता है कि KMT पार्टी जो है उसके फाउंडर कौन थे, तो याद रखना है सन यात सेन जो है वो सत्ता में आएंगे और KMT पार्टी पूरी तरीके से सत्ता में आ जाने वाली है। ये मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, ये कहेंगे कि हम चीन को जो है और ताकतवर बनाएंगे, हम आगे चल के ताइवान इनसे लेंगे और इस तरीके की बातें की जाती है। कहते हैं कि भाई यूरोप के देशों से भी हम कांटेक्ट करेंगे, खुद को और पावरफुल बनाएंगे, यहां जो है उद्योगों को बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके की बातें चाइना के अंदर चलने लगती है। 1911 का टाइम है। 1914 से लेके 18 तक अगर 18 में आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर हो जाने वाला है, पहला विश्व युद्ध होगा। तो 1914 से लेके 1918 तक आपको प्रथम विश्व युद्ध दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया।
इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होगा कि केएमटी पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी ब्रिटेन वाले धड़े को और बोलेगी कि भाई आप अगर जीतो तो आपको जीतने के बाद क्या करना है, हमारा एक हिस्सा है, हमारा हिस्सा मतलब चाइना का एक हिस्सा जो है उस समय जर्मनी के पास था, उस जगह का नाम था शांतुंग। तो बोला इन्होंने कि अगर आप जीतोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से, हमारी आर्मी चाहिए, आर्मी ले लो, जो कुछ भी हो सकता है चाइना से। चाइना ने किया और बोला कि आप हमें शांतुंग दे देना। शांतुंग की लोकेशन दिखा देता हूं, कोरियन पेनिनसुला के पास ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर निकला हुआ, ये था शांतुंग प्रोविंस। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये शांतुंग प्रोविंस था। ठीक है, तो बात हो गई कि भाई ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन उस समय जापान भी तो पावरफुल था। जापान ने एक सीक्रेट ट्रीटी कर ली यूके वालों से और उनको कहा कि जर्मनी जब हारेगा तो शांतुंग हमें दे देना, और हुआ भी ऐसा ही। 1919 में शांतुंग जो है वो मिल गया जापान को। और यहां चीनी लोग जो थे उन्होंने काफी खुद को ठगा हुआ महसूस किया कि यार हमें तो एक तरह से ठग लिया, इतना सब कुछ किया हमने यूके वालों के लिए, और इन लोगों ने हमारा जो प्रोविंस है वो जापान को दे दिया। हालांकि जापान पावरफुल हुआ करता था। तो यहां से केएमटी पार्टी जो है उसके बारे में लोगों में थोड़ा अविश्वास जागा। लोगों ने कहना शुरू किया कि यार केएमटी वालों में दम नहीं है, उनकी मांगे ही नहीं मान रहा कोई। जैसा कांग्रेस के टाइम पे हुआ था गांधी जी के साथ, गांधी जी ने कहा था कि हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करने की बातें हुई थी कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे देना, लेकिन मिला कुछ नहीं था। उससे गांधी जी की छवि को नुकसान ही तो पहुंचा था। सेम यहां हुआ, यहां केएमटी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा और आगे चल के एक नई पार्टी ने जन्म लेना शुरू किया। और समय आता है 1921 का। 1921 में एक नई पार्टी बनेगी जिसे हम कहते हैं सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसका नाम रखा गया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी आपको आज भी दिखाई देती है आज के चाइना के अंदर। ठीक है, यहां तक की स्टोरी आपको समझ आ रही होगी। और इस पार्टी का जो फाउंडर है वो थे माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ये पार्टी के फाउंडर बने। अब केएमटी जो है, केएमटी के पास में रिसोर्सेज ज्यादा है, केएमटी पुरानी पार्टी है, सत्ता पे कब्जा भी उनका ही है, राजतंत्र नहीं है पूरे चीन में अभी। और ये जो केएमटी है पूरे चीन के ऊपर कब्जा कर रही है। यहां इस टाइम पे क्या है, सिंगल पार्टी रूल है, एक ही पार्टी रूल कर रही है, सिंगल पार्टी। ठीक है, एकल पार्टी आप जिसको कह सकते हो, उस एक ही पार्टी का रूल है और वो है केएमटी। और उभर रही है सीसीपी, ये उभरने नहीं देंगे। और यहां से शुरू होगा गृह युद्ध। गृह युद्ध किसके बीच में, सामने होंगे सीसीपी वाले और एक तरफ होंगे केएमटी वाले। केएमटी वालों को ज्यादा खतरा लगेगा सीसीपी वालों से। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि सीसीपी जो है वो ज्यादातर बात करती थी किसानों की, और चीन में उस समय लगभग 90% किसान थे भाई। ठीक है, और केएमटी जो है, केएमटी बात करती थी उद्योगों की। तो उद्योगपति कितने होते हैं उस समय के चीन में, देखोगे तो लगभग 10%, इससे ज्यादा थे नहीं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई और केएमटी पार्टी वालों को लगा कि हमें इन सीसीपी वालों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और कई बार तो नौबत यह आ गई कि केएमटी वालों ने अपनी 5-5, 10-10 लाख की आर्मी सिर्फ सीसीपी वालों को मारने के लिए भेज दी। तो अब जब आर्मी सीसीपी वालों को ढूंढ ढूंढ के मार रही है तो सीसीपी वाले वहां से भागे और एक एरिया में जाके रहने लगे, मतलब बिखर गए और कुछ छोटे छोटे एरियाज में रहने लगे। अब बहुत ज्यादा इनको नुकसान उठाने पड़े थे, लेकिन इनके साथ एक फायदा हुआ, इनकी इमेज सुधरी। चाइना के लोगों को लगने लगा कि सच्चे राष्ट्रवादी जो हैं वो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग ही हैं। और ये बनी क्यों? बनी इसलिए क्योंकि 1917 में रूसी क्रांति हुई है। और रूसी क्रांति में क्या हुआ? रूसी क्रांति में हमने देखा था कि रूस में जार जो था, जार का शासन खत्म हो गया। जार कौन है? एक तरह से वहां का राजा था। जार का शासन जो है खत्म हो गया था और वहां साम्यवाद आया था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी। सेम चाइना में हुआ, लेकिन वहां क्या था, वहां औद्योगिक श्रमिक जो थे, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक जो थे, वो केंद्र में थे क्रांति के। यहां सीसीपी ने ऐसा नहीं किया। सीसीपी ने श्रमिकों को केंद्र में नहीं रखा, इन्होंने किसानों को रखा। केएमटी सपोर्ट करती उद्योगों को, सीसीपी की कर रही थी किसानों को। यहां से गृह युद्ध की शुरुआत हुई, आपस में लड़ते रहे
और सीसीपी काफी कमजोर हो गई, लेकिन लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर हिस्ट्री के अंदर एक चीज और हुई और साल आता है 1937 का। 1937 के अंदर क्या होगा कि जापान जो है वो चाइना के मंचूरिया पे कब्जा कर लेगा और चीनी लोगों के ऊपर भयंकर अत्याचार करेगा जितने वो कर सकता था। इसमें लगभग 2 लाख लोगों को मारा गया और 40,000 से ज्यादा लड़कियों और औरतों के साथ रेप किए गए। और मतलब जापानी लोग जिस हद तक जा सकते थे वो गए, लोगों को जिंदा गाड़ देते थे चाइना के अंदर, उन्होंने ये सब किया। और यहां से क्या हुआ, जब जापान, और इसे आप अगर गूगल करना चाहोगे तो इसका आपको नाम मिलेगा नैनकिंग मैसेकर। आप गूगल पे जाके नैनकिंग मैसेकर डालिए, 1937 के नैनकिंग मैसेकर की फोटोज और काफी चीजें आपको मिल जाने वाली है। यहां से केएमटी और सीसीपी दोनों एक हो गए, क्योंकि अब देश की बात थी ना भाई, दोनों पार्टियां एक हो गई और दोनों ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की सोची, अपनी तरफ से लड़ भी रहे थे। और शुरुआत हो गई थी दूसरे विश्व युद्ध की। 1939 से लेके 1945 तक हम देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया और जापान ने काफी हिस्सों पे इस तरफ कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ेगा और जापान 1945 में सरेंडर करेगा। याद है आपको? अगले पेज पे चल रहा हूं मैं। 1945 के अंदर जापान में 2 जगह पे बॉम्ब गिरेगा, एक है हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। इन पे बम गिरने के साथ ही जापान 1945 में सरेंडर कर देगा 15 अगस्त को। ठीक है, जापान हार गया है यहां पे। अब जापान जैसे ही हारेगा तो ताइवान से वापस जाएगा ना भाई। ताइवान से वापस जाने के बाद ताइवान मिलेगा चीन को और 1945 से लेके 1949 तक फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। किसके बीच में? वही केएमटी पार्टी और वर्सेस कौन था? सीसीपी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार पलड़ा भारी होगा सीसीपी का। क्यों? सीसीपी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, किसानों पर पकड़ बनाई बहुत अच्छे से और 90% जनता ने मिलके केएमटी वालों को धकेल दिया। सिर्फ एक द्वीप पे बस के रह गए ये लोग। भागना पड़ा केएमटी वालों को और भाग के गए कहां? ताइवान पहुंचे ये। ठीक है, ये पहुंच गए ताइवान। अब चाइना ने कहना शुरू किया कि भाई ताइवान भी लेंगे हम लोग, लेकिन साल आ गया 1949 और 1945 के बाद आपने देखा कि शीत युद्ध शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, यहां शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। अब यूएसए बीच में आ गया और यूएसए ने चाइना को कहा, ये तो मुख्य भूमि चाइना है भाई। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। ये मुख्य भूमि चाइना है और यहां आपको ताइवान दिखाई दिया था। इनको कहा, यूएस चाहता था, यूएस को अच्छे से पता था कि भाई चाइना जो है, चाइना के बगल में यहां एक रशिया नाम का देश है। उस समय कोई कंपटीशन में अगर यूएस के कोई था तो रशिया ही था। तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप एक देश हो, दोहरी प्रणाली अपना लो। किसने कहा? यूएस ने चाइना वालों को कहा। दोहरी प्रणाली कैसे? कि यहां मुख्य भूमि पर तो राज करेगी सीसीपी, इनके अकॉर्डिंग चलेगा चाइना, और ताइवान पे कंट्रोल करेगी केएमटी पार्टी। अभी दोनों में ही लोकतंत्र नहीं है। हां, आज के ताइवान में आपको लोकतंत्र दिखाई देगा, लेकिन अभी आया नहीं है लोकतंत्र, याद रखिएगा। ठीक है, तो रशिया को काउंटर करने के लिए कि कल को यह जमीन उसके काम आ सके, यूएस ने ताइवान को अलग बने रहने दिया। हां, यह जरूर कहा कि ताइवान जो है वो इन्हीं का है भाई, अलग से स्वतंत्र देश नहीं है ताइवान। ओके, यहां तक कहानी चलती रही। उसके बाद धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स बदलना शुरू हुई। इस देश की अगर आज भी आप पॉपुलेशन देखोगे तो 2 करोड़ के आसपास है, इनकी लगभग 140 करोड़। साल आया लगभग 1970 का और 1970 के बाद से चाइना के अंदर चीजें बदलने लगी और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन के उभरा। बाजार बन के उभरने से हुआ ये कि यूएस जो है, अब यूएस सपोर्ट करने लगा चाइना को। ठीक है, और तो और पहले यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, जिसमें 5 स्थायी मेंबर होते हैं, उस स्थायी मेंबर की सीट भी ताइवान को मिली थी। ताइवान की डेलीगेट्स ही जाते थे वहां पे। लेकिन 70 में चीजें बदली। अब उन्होंने केएमटी वालों को नहीं बुलाया, क्योंकि भाई चाइना जो है सबसे बड़ा बाजार है, चाइना की जरूरत है उनको। तो उन्होंने चाइना को बुलाना बंद किया, ताइवान को बुलाना बंद किया और चाइना के लोगों को बुलाना शुरू किया। और अब ये सीट मिल गई सीसीपी को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को,
और वो जाने लगे यहां पे, और ताइवान से लगभग रिश्ते जो है यूएस के धीरे 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 खत्म होने लग गए। प्लस चाइना ने कहा कि भाई हम वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब वो चीन पुराने वाला, वो कहते हैं कि जो पुराना चीन था वो एक होना चाहिए। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ताइवान में सिस्टम अलग चल रहा है, उसको सेपरेटली अलग चलने दो, तुम्हारा ही है, ठीक है। ये बातें कही जाने लगी। और केएमटी पार्टी जो है, केएमटी पार्टी के अंदर हमने देखा था कि सन यात सेन जो है, सन यात सेन की डेथ के बाद एक लीडर और आएंगे युआन युआन करके, उनके बाद में चियांग काई शेक आ गए थे, ठीक है। मैं नाम यहां लिख रहा हूं, चियांग काई शेक। ताइवान में चियांग काई शेक जो है लगभग अपनी डेथ तक रहेंगे 1975 तक, ठीक है। इनकी डेथ के बाद में ताइवान जो है वो बनेगा लोकतंत्र और चाइना पूरी तरीके से एक साम्यवादी देश बन जाएगा। अब यूएस की नजदीकियां इनसे ज्यादा हो गई थी और धीरे धीरे चाइना ग्रो करने लगा, ताइवान कमजोर पड़ने लगा, ठीक है। डिफेंस के सेक्टर में ले लो या इंडस्ट्रीज में ले लो, हालांकि ताइवान काफी ठीक है इस मामले में, अगर देखा जाए तो जीडीपी वगैरह काफी अच्छी है, वहां की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भी काफी अच्छी है, आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है आज के टाइम पे। लेकिन उस समय का चाइना उभरना शुरू हुआ और आज ये नौबत आ गई कि अब अमेरिका जो है वो चाइना से डरने लगा है। क्यों डरने लगा है? वो ये कहते हैं कि चाइना जो है अपने बगल का ये जो पूरा समुद्र है, प्रशांत का हिस्सा जो है दक्षिणी चीन सागर वाला, इस पे कब्जा करना चाहता है और यूएस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो यूएस इनको रोकना चाहता है कि ताइवान को आप स्वतंत्रता दो, ताइवान को तुम में नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे? अगर ताइवान यहां रहेगा तो चीन इस सागर वाले एरिया में अपने पैर नहीं पसार सकता। इसीलिए यूएस जो है ताइवान का फेवर करना शुरू कर रहा है। हालांकि ये चीजें यूएस को बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन यूएस लेट हो गया और उसी चक्कर में आपने देखा कि एक बोल्ड डिसीजन लिया जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने। उन्होंने वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी जी को यहां भेजा कि तुम तो जाओ, देखते हैं चाइना करता क्या है। अब आग तो लगा दी उन्होंने, लड़ाई भी होगी तो किस में होगी? ताइवान में होगी और चाइना में होगी, इनका तो कुछ जाना है नहीं। अगर लड़ाई हुई चाइना और ताइवान में तो क्या रहने वाला है? देखो भाई, एक तरफ चीन है, एक तरफ ताइवान है और ये आपके सामने डेटा है। देखो इधर 5.5, इधर 20 लाख की एक्टिव सेना है, इधर 1.7 लाख, ठीक है। और ये डेटा है किसके पास कितनी क्या क्या चीजें हैं। ऑब्वियसली चीन भारी पड़ने वाला है, लेकिन यूएस क्या करेगा? यूएस हेल्प करेगा ताइवान की। यहां पे वो चाहेगा कि चीन को जितना कमजोर किया जा सकता है युद्ध के बहाने उतना किया जाए। लेकिन शी जिनपिंग भाई साहब ने ठान के रखा हुआ है, उन्होंने देख ली मूवी पुष्पा, वो मानने को रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं भाई साहब, आप कुछ भी कर लो। जैसे ही यूएस की स्पीकर वापस गई साउथ कोरिया, आपने देखा कि ताइवान जो है, ताइवान के लगभग 6 तरफ इन्होंने अपने वॉरशिप लाके खड़े कर दिए। वॉरशिप का मतलब होता है जंगी जहाज, ठीक है। और कल तो हद ही कर दी, अपने कुछ एयरक्राफ्ट जो थे वो ताइवान की सीमा में घुसा दिए इन्होंने। कुल मिला के दुनिया के सामने एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, इवन यूएस के अगेंस्ट भी जाने की हिम्मत रखते हैं। अब अगर वॉर हुआ तो क्या? उससे पहले हम ये एक बात करते हैं कि भारत का इस पे स्टैंड क्या रहा है आज तक। चाहे आप नेहरू जी की बात करें या अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है, अटल जी की बात करें या नेहरू जी की, कहने का मतलब है बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में अभी तक वही रहे। दोनों पार्टियों ने यह कहा है कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है, मुख्य भूमि चीन का ही हिस्सा है, ये हम मानते हैं। हमसे भी शायद ये गलती हुई, जब हमें पता है कि हमारा अक्साई चीन, सियाचिन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा इन्होंने दबाया हुआ है, तो हम ये इसके अगेंस्ट जा सकते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारत ताइवान की तरफ बोलेगा, ना कि चीन की तरफ। हालांकि चीन हमसे रिक्वेस्ट करता है कि आप देखो हमारा हिस्सा है, लेकिन हम क्यों करें भाई? हमें, तुम्हें भी तो दिखाई दे रहा होगा ना कि पीओके हमारा हिस्सा है, अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, सियाचिन हमारा हिस्सा है, अरुणाचल के ऊपर वाला जो दक्षिणी तिब्बत जिसको वो कहता है वो हमारा हिस्सा है। जब आप नहीं बोल रहे हमारी तरफ तो हम क्यों बोले? प्लस यूएस का स्टैंड भी अब ताइवान की तरफ आने लगा है, तो चीजें अब थोड़ी बदलेगी ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आगे जो है इतिहास आपको प्रॉपर मैंने
वैसे समझा तो दिया है, लेकिन अगर डिटेल में चाहिए तो मैं साइड में चलता जा रहा हूं 2-2 सेकंड के गैप से। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला पेज ये है जिस पर मैं 2 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में यूएस ने चाइना का समर्थन किया, वन चाइना पॉलिसी, ये सारी हम बात कर चुके। और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी इनको जो है आज स्थान कैसे मिला है ये भी आप देख चुके हो। ठीक है, अब बात करते हैं भारत पे असर। एक असर सीधा सीधा भारत पे ही नहीं पूरी दुनिया पे होगा, वो होगा सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कार है, इन सब के अंदर सर्किट वगैरह में काम आता है। और ताइवान जो है दुनिया का लगभग 65% सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करने वाला देश है। तो अगर ताइवान पे हमला होता है या ताइवान और चीन युद्ध में उलझते हैं तो दुनिया भर में इस इलेक्ट्रॉनिक चिप की कीमतें जरूर बढ़ जाने वाली है। भारत को और ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है फिलहाल के टाइम पे। अगर लड़ाई होती है तो पक्का है चीन कमजोर होना है, क्योंकि यूएस डायरेक्टली तो नहीं लड़ेगा लेकिन ताइवान को हथियार देगा, जैसा उसने दूसरे विश्व युद्ध में किया था। अमेरिका युद्ध में डायरेक्टली तब तक नहीं आया था जब तक जापान उनके हवाई द्वीप के ऊपर जाके हमला नहीं कर दिया था उसने। वो उससे पहले क्या कर रहा था? वो ब्रिटेन को, जर्मनी को, सबको हथियार बेच रहा था। बाद में सिर्फ ब्रिटेन को बेच रहा था, फ्रांस वालों को बेच रहा था। तो यहां भी यही करेगा अमेरिका, हथियार देगा ताइवान को कि आप लड़ो। डायरेक्ट नहीं लड़ेगा, वो इतना बेवकूफ नहीं है। और ये छोटी आंखों वाले चाइनीज भी पागल नहीं है कि इतनी मेहनत करके इतना आगे तक आए हैं और इतने से इशू को लेके ये चीजें मतलब सब खत्म कर लेंगे। ऐसा नहीं लगता है मुझे कि युद्ध होगा। हालांकि हाँ, थोड़ा सा अग्रेसिव जो है चाइना खुद को दिखाएगा, क्योंकि उसे वर्ल्ड के डोमिनेंस में बने रहना है। वो चाहता है कि मेरी भी जो हेगमनी है वो बनी रहे, वर्चस्व बना रहे दुनिया के अंदर। तो वो ये छोटे मोटे कदम जरूर से उठाएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आज के वीडियो के बाद आपको ताइवान वाले मुद्दे पे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। इतना आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, अब आगे जब भी ताइवान से रिलेटेड मुद्दे आएंगे आप इजीली इनको कनेक्ट करके देख पाओगे कि हाँ इसलिए चाइना ऐसा कर रहा है। तो आपको समझ आया होगा कि दुनिया का इतिहास या किसी भी चीज का इतिहास जो है उसके वर्तमान को परिभाषित करता है। अगर इतिहास कुछ और है तो वर्तमान भी कुछ और होगा। तो आपको इतिहास पता है तो आप वर्तमान को इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आज के वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और नॉलेज को पास करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।